हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टर। बोर्ड में इससे 2 नंबर का या 4 नंबर का आता है भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये एक जैसे फंक्शन बनते हैं ढेर सारे, उसी टाइप की कुछ चीज़ है ये। कंस्ट्रक्टर भी उसी टाइप की चीज़ है। तो लिख लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। Constructor is a member function of a class which is used to initialize. Constructor is a member function of a class which is used to initialize the data members. Data members का मतलब हो गया global variable which is used to initialize the data members. ब्रैकेट में लिख लेना इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्लिक ग्लोबल वेरिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है। INSTANCE यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। ब्रैकेट में हमने बोला इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के तुरंत बाद डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, नोट नहीं करना है, फिर हम इसके बाद नोट कराएंगे। ऐसा होता है कि जैसे हमने एक कोई क्लास बनाया, समझना भाई ध्यान से, हाँ। क्लास का नाम हमने दे दिया डेमो। इसके बाद हमने इस क्लास में 4 वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किए, इंटीजर ABCD। उसके बाद एक हमने फंक्शन बनाया void get। एक ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, A को वैल्यू दे दी 2, ये, और फिर हमने इसको करा दिया प्रिंट सम इक्वल टू प्लस सी। या ध्यान से देखना, कुछ खास काम नहीं किया। हमने एक क्लास बनाया, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए। इंस्टेंस मतलब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ना ग्लोबल, इनको इंस्टेंस वेरिएबल ये डिक्लेयर किए। फिर एक फंक्शन में ए और बी को हमने इनिशियलाइज किया, उसका सम किया, उसको कर दिया प्रिंट, ठीक। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसी प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन बनाया void मेन। अब जो फंक्शन है ना वो 2 तरह से कॉल होते हैं, एक तो विद ऑब्जेक्ट और एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, मान लो। एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, एक विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल करते हैं, पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट, ऐसे ही तो कॉल करते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करना हो, मान लो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसे लिख देंगे क्या, गेट, ऐसे, ये बस काम खत्म। अब जरा देखना इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आएगी। इस प्रोग्राम में सबसे पहले फंक्शन कौन सा चलेगा बताओ, मेन। सबसे पहले फंक्शन चलेगा मेन। अब हम लोग सबसे पहले तो मेमोरी डिक्लेयर होगी, यानी पहले मेमोरी डिक्लेयर होती है फिर मेन चलता है। तो जैसे ही प्रोग्राम चला उसने ABCD को 4-4 बाइट की जगह दे दी। ABCD को 4 वेरिएबल लिखे ABCD और उसको 4-4 बाइट की स्पेस दे दी। अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है ना। अब उसके बाद किसकी बारी आई, मेन की। पहले वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं और फिर मेन, 2 ही काम होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कॉल होंगे तो चलेंगे, नहीं तो ये चलेंगे नहीं। अब हमने यहाँ पे मेन में आए, किसको चलाया भाई, गेट को। तो जैसे ही गेट को चलाया तो क्या हुआ, A की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो अब देखो A को मिला 2, B को मिला 3, C को क्या मिल गया, 5 मिल गया ना। अब ये काम हो गया। इसके बाद जब कंपाइलर प्रिंटिंग करने चलता है तो सबसे पहले वो इन सारे वेरिएबल्स को चेक करता है, यानी वो ABCD को चेक करेगा कि सबके पास वैल्यू है कि नहीं। तो किसके पास वैल्यू नहीं है बताओ, D के पास वैल्यू नहीं है। यहाँ पे D पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब वो तुरंत प्रोग्राम को छोड़ के बाहर आएगा, एक एरर देगा, रन टाइम एरर, ऐसे लिख के आएगा, सम वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड। यानी कुछ वेरिएबल आपने ऐसे किए हैं जो डिक्लेयर तो किए हैं, उनको मेमोरी भी दी है, बट उसको इस्तेमाल नहीं किया प्रोग्राम में। बात समझ में आई। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम छूट जाएगा, मतलब एरर आएगी, प्रोग्राम चलेगा नहीं। अब किसी ने कहा तो भाई इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा था, क्या हम D को देखते और D को हटा देते। बिल्कुल सही था, 4 वेरिएबल थे तो हमने पहचान लिया ना कि D था। अगर यहाँ पे 400 वेरिएबल होते हैं, मान लो 400 वेरिएबल होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनता है ना उसमें बहुत से वेरिएबल होते हैं,
तो 400 वेरिएबल में कोई 1 2 4 वेरिएबल छूट जाते हैं मान लो, और वो नाम लिख के देता नहीं है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल छूट गया, तो क्या होता बताओ। अब पता है 100 पेज का प्रोग्राम होता, 400 वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसमें कोई 4 छूट गए। अब हमने 4 छूट गए तो अब हमें पूरा प्रोग्राम फिर से देखना पड़ेगा। किस बात के लिए? कि वो 4 वेरिएबल कौन से छूट गए हमारे, तो अब हमारा काम डबल हो गया। समझ में बात? तो इसके लिए इन्होंने एक तरीका बनाया कि भाई इसी क्लास के अंदर एक स्पेशल चीज़, तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, जरा देखना यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल फंक्शन बना दिया। ठीक है, क्लास का नाम हमने दे दिया डेमो, क्लास का नाम डेमो दे दिया, इंटीजर ABCD। अब इन्होंने कहा अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो एक काम ये करो, एक स्पेशल जैसे गेट फंक्शन है ना, एक और ऐसे फंक्शन बना दो और उसका नाम वही दोगे जो कि क्लास का नाम होगा। जैसे क्लास का नाम क्या है, डेमो, तो इसका भी नाम क्या होगा, डेमो। और इस गेट का रिटर्न टाइप बताओ कोई क्या है, वॉइड। इसमें इस फंक्शन डेमो का रिटर्न टाइप हमने कुछ लिखा है क्या, नहीं है, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट भी नहीं होता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें हम कोई काम नहीं करते हैं भाई, इसमें हम क्या करते हैं, ABCD को अपनी तरफ से वैल्यू दे देते हैं, और ये वैल्यू तुम्हारी मर्जी है, जो देना चाहे वो दे दो। ठीक है, और D = 0, सबको हमने 0 दे दिया और ये बंद कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर, यहाँ से इतना कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो जरा देखते हैं इसको। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्या हुआ, ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। ठीक है, उसके बाद मेन चला, मेन में क्या काम हो रहा है, मेन में क्या कॉल कर रहे हैं हम लोग, गेट। तो अब कहाँ पे गए हम लोग, गेट में गए ना, और गेट में फिर वही काम हुआ। क्या ये वाला फंक्शन चला, नहीं चला, ये फंक्शन अभी भी नहीं चला, तो अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम लोग इसको कैसे चलाते हैं, इसके लिए इन्होंने ये बताया जावा वालों ने कि भाई ऐसा है, इसको अगर चलाना है तुमको तो तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा, डेमो OBJ = न्यू डेमो। ये तुमने क्या किया, पहचानो जो है इसको, कोई ये क्या बना रहे हो, बोलो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। तो ऑब्जेक्ट में ये जो पार्ट होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर के लिए होता है। यानी जब तुमने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली लाइन चली, जैसे ही ये वाली लाइन चली, क्या चीज़ कॉल हो गई बताओ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये जब न्यू कीवर्ड से जो है ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। दो काम हो रहे हैं, में ऑब्जेक्ट बन रहा है प्लस में कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब सारे वेरिएबल्स को वैल्यू क्या मिल गई बताओ, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सारे वेरिएबल को वैल्यू क्या मिल गई, ABCD था ना, सबको वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 0 0 0 0, ये मिल गई ना सबको। उसके बाद जब ये कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, हम वापस आ गए किस फंक्शन में, मेन में आएंगे ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, OBJ.get। इससे क्या हुआ बताओ, OBJ.get से अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वाइड गेट। अब वाइड गेट में जाओगे तो 2 3 5 कुछ वैल्यू दोगे, तो पहले से ABCD में वैल्यू क्या पड़ी थी, 0। अब क्या होगा बताओ, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएंगे भाई, ये 2 3 और ये क्या हो जाएगा 5। और जब प्रिंटिंग की बारी आती है तो कंपाइलर ये चेक करता है कि भाई सारे वेरिएबल्स के पास वैल्यू है कि नहीं, बस कोई वैल्यू हमें नहीं मतलब है कि नहीं है। तो अब सबके पास वैल्यू है कि नहीं है बताओ, तो क्या वो एरर मैसेज आएगा, नहीं आएगा। और अब हमारा ठीक है, और ये प्रोग्राम हमारा पूरा चल गया। कुछ काम समझ में आया, कुल मिला के देखा जाए। अब हाँ एक चीज़ और, अब ये कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अभी तक तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे हम लोग, और हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम तब तो कुछ नहीं किया था। तो हम उसका रीज़न बताते हैं। क्या होता है कि जब अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, या हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मान लो ऐसे प्रोग्राम लिख दिया और हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया लेकिन ऑब्जेक्ट बना दिया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर खुद ही बना लेता है। और खुद जब बनाता है तो उसमें वैल्यू क्या देता है, वही वैल्यू देता है। क्या, ABCD को वैल्यू जो देता है वो क्या देता है, A = क्या, 0 B 0 C 0 और D 0। लेकिन जब हम लोग बना रहे थे तो हम चाहते इसकी वैल्यू 10 20 30 40 भी दे सकते थे। जब कंपाइलर खुद बनाएगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देगा, 0, इंटीजर को 0, बुलियन को फॉल्स, ये सब अभी हम लोग कुछ आइडिया लगा। तो कुल मिला के इतना है।
और ये 2 नंबर या 4 नंबर का आता है पेपर में। कभी कभी किसी फंक्शन के साथ भी आ जाता है, इसलिए हमने इसको साथ में बताया, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसके जब पहले थ्योरी पार्ट लिखेंगे हम लोग। हाँ हाँ, केवल ग्लोबल वेरिएबल लोकल के लिए काम नहीं करता। लोकल वेरिएबल अपना फंक्शन जब स्टार्ट होता है तभी वो मेमोरी उनको मिलती है, और जैसे ये फंक्शन बंद होता है उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लोकल वेरिएबल का कोई काम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद अब जब लिखना शुरू करो। हाँ हाँ, क्लास का नाम जो होगा वही नाम होगा फंक्शन का, ये सब अभी हम लोग लिखेंगे। क्लियर? तो चलो यहाँ पे जा लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या खास बातें होती है जो हमने बताई हैं, अभी उन्हीं को पॉइंट वाइज लिखेंगे, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, बोर्ड में इससे कुछ इस बार आएगा जरूर। पहली प्रॉपर्टी लिख लो, 3-4 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, it has same name that of its class। it has same name that of its class, यानी जिस क्लास में बना है उसी क्लास का नाम होगा। सेकेंड पॉइंट, इसका रिटर्न टाइप बताओ, कोई क्या होता है रिटर्न टाइप? हाँ, रिटर्न टाइप क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, फंक्शन की नहीं। कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, हमने लिखवा था, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, यानी इसमें हम लोग वाइड भी नहीं लगा सकते हैं। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। कब ये कॉल होता है? अपने आप कॉल होता है कि हम लोग इसको कॉल करते हैं? जैसे गेट को तो कॉल करना पड़ता है ना, क्या ये अपनी इसको कॉल करना पड़ता है? नहीं, ये कब कॉल हो जाता है? अपने आप ही कॉल हो जाता है। कब? हाँ, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, लिख लो, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब होता है अपने आप। इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली, ब्रैकेट में लिख लो ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिटली मीन्स ऑटोमेटिकली। इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली when we create, it is called implicitly when we create the object of its class। when we create object of its class। ठीक है, तो इतना पता चला कि ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा एक पॉइंट और लिख लो, ये काम क्या करता है कंस्ट्रक्टर? क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कर क्या रहते हैं बेसिकली? हाँ, हम लोग वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे ना। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखो, इट इज यूज टू इनिशियलाइज, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स ग्लोबल वेरिएबल की बात हो गई। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। It is used to initialize the instance variable। ठीक है, उसके बाद हाँ, इंस्टेंस का मतलब ग्लोबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंस्टेंस ज़्यादा सही वर्ड है। ठीक है, ग्लोबल और इंस्टेंस में थोड़ा फर्क है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये समझ में आया। अब इसके बाद लिखो जरा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर दो, ठीक है, हम लोग दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक पैरामीटर, एक विदाउट पैरामीटर। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में लिख लो, नंबर वन नॉन पैरामीटराइज्ड। इसी का दूसरा नाम है डिफॉल्ट। नॉन पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें एक लाइन लिख लो, डेफिनेशन बहुत इजी है, जो नाम है वही सब कुछ है। इसमें लिख लो, इट इनिशियलाइज, एक मिनट थोड़ा करेक्शन करना, काट दो इसको। आ कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर is called, a constructor without parameter is called
नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। A constructor without parameter is called non parameterized constructor। non parameterized constructor। ठीक है, अब ये क्या हुआ नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? जब हम लोग अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे देंगे तो वो नॉन पैरामीटराइज है। एक एग्जांपल इसका नोट कर लो। हमने कह दिया क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने नॉन पैरा, नाम है कुछ भी दे सकते हो। ओपन किया, एक वेरिएबल हमने इंटीजर ले लिया और एक वेरिएबल हमने ले लिया डबल टाइप का। ये दो वेरिएबल हम मान लिया प्रोग्राम में है। बताओ इसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम, हाँ, नॉन पैरा। और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा कंस्ट्रक्टर का? कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? नॉन पैरा, ये ऐसे, ये बनाएंगे हम लोग नॉन पैरा। पॉइंट समझ में आया? अब इसके अंदर करेंगे क्या हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक फिक्स वैल्यू दे देंगे, जो भी मर्जी होगी। 0 दे दो, 1 दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, ये तुम्हारी मर्जी है, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। बट नॉर्मली हम लोग 0 देते हैं, वो एक अलग बात है। तो हमने यहाँ पे a को मान लो हमने दे दी वैल्यू 1, क्योंकि इंटीजर था, कोई इंटीजर वैल्यू ही दोगे। और b को हमने मान लो दे दी 2.0 ऐसे, क्योंकि ये डबल था, ये बन गया कंस्ट्रक्टर ना। नोट कर लो इतना। हाँ, डी नहीं, डी का इसमें हमारे पास प्रोग्राम में, वो तो एक एग्जाम्पल था ना, उसमें 4 वेरिएबल थे, इसमें कितने? नहीं, डबल में डी लिखना कंपलसरी, लिख भी सकते हो, बट ज़रूरत है एफ में लिखना, फ्लोट में लिखना ज़रूरी है। नहीं, हम क्या करें, 2.0 डी लिखो चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट फ्लोट जब होगा तब एफ लिखना जरूरी है, बिना एफ के वो नहीं चलेगा, फ्लोट नहीं चलेगा, डबल चल जाएगा। ये हो गया। देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल इतना ही लिखना था। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा मेन भी इसका समझना चाहें कि मेन में ये कैसे कॉल होता होगा, तो इसका हम लोग मेन भी बनाते हैं। ठीक है, तो जरा देखना, इसी के नीचे का काम है मेन। हमने बनाया वॉइड मेन। इसको कॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए हमें मेन में क्या काम करना होगा बताओ? कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो अब सबको आ ही गया बनाना मेरे ख्याल से। क्या लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट में? नॉन पैरा, क्लास का नाम लिखा ओबीजे इक्वल टू न्यू नॉन पैरा, ये न्यू नॉन पैरा, और लगा दिया क्या? सेमी कॉलन, ठीक है ना, सेमी कॉलन। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनते वक्त क्या चीज़ कॉल हो गई? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो अब इसके बाद अब हम लोग जो है, कुछ और है क्या इसके अंदर कॉल ऑल करने को? नहीं, खाली कंस्ट्रक्टर ही तो बनाया था। अब अगर हम लोग मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करा दें, ए को प्रिंट करा दें और बी को प्रिंट करा दें, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ? इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा पूरे प्रोग्राम का? सबसे पहले तो ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, फिर कौन सा फंक्शन चलेगा? मेन। मेन में पहला काम ऑब्जेक्ट ने क्या किया? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ए और बी को कोई ना कोई वैल्यू मिल गई। फिर जब हम वहाँ पे ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखेगा हमको? हाँ, हमें, अरे ए की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, तो अब मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट भी कहीं पे साइड में लिख लेना, इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा और बी की वैल्यू है 2.0, ये आउटपुट आएगा ऐसे। क्लियर हुआ? चलो, ये हमारा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलो, ये हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब एक हेडिंग डालो, समझ में तो आ गया ना ये सबको? चलो एक हेडिंग डालो जरा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगला फंक्शन है हमारा, अच्छा इसमें एक मिनट अभी एक चीज़ और लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखती है, इसको अभी काटो जाए, इसमें एक चीज़ अभी छूट गई है।
लिखो यहाँ पे इफ, अगली लाइन में लिख लो इफ अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड, इफ अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड इन अ प्रोग्राम। मान लो हमने कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया, ठीक है। इफ अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड इन अ प्रोग्राम, रुक जाओ अभी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड इन अ प्रोग्राम, then compiler automatically creates a constructor, then compiler automatically creates a constructor with default values of data members, then compiler automatically creates a constructor with default values of data members। मीनिंग ये आ गई कि पहले ये एरर आती थी, अब ये एरर नहीं आती है। नए वर्जन में इन्होंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अगर मान लो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ये कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया, तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि कंपाइलर जो है अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है, ठीक है। बट कब बनाएगा कंस्ट्रक्टर? ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। कंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब क्या कॉल होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कंस्ट्रक्टर भी नहीं। अब ये बात हुई कि भाई इसने क्या किया, कंपाइलर ने, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बनाया, तो क्या हुआ? कंपाइलर ने अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई उस कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ होगा जब उसने खुद बनाया? उसने ए और बी को वैल्यू दी होगी, यही काम है उसका, लेकिन कौन सी वैल्यू दी गई होगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब बात है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होते हैं? जब हम कोई वैल्यू नहीं देते, कंपाइलर अपने आप एक वैल्यू देता है, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो लिख लो जरा यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे, किसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? पेपर में क्वेश्चन भी आता है। डेटा मेंबर, डेटा टाइप, ऐसे लिख लो, डेटा टाइप डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डेटा टाइप, और दूसरी तरफ क्या? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डेटा टाइप अगर हमारा बाइट है, शॉर्ट है और इंट है, डेटा टाइप है बाइट, शॉर्ट या इंट, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो होगी क्या? 0। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0। उसके बाद अगर हमारा लॉन्ग है, लॉन्ग, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0L। अगर लॉन्ग के बाद फ्लोट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0.0F। और फिर अगर डबल है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा कंस्ट्रक्टर में मिलेगी उसको 0.0। अगर कैर है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी नल, NULL, नल। नल का मतलब एक तरह से होता है ब्लैंक, ठीक है। और उसके बाद अगर बूलियन है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था बूलियन के लिए, अगर डिफ़ॉल्ट ये बूलियन डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो कंपाइलर में उसको क्या वैल्यू मिलेगी? गेस करो। फॉल्स। वेरी गुड, ट्रू नहीं मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। पूछा था इन्होंने व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन डेटा टाइप, तो मिलेगी फॉल्स। अब इसके बाद कौन से डेटा टाइप बचे? नॉन प्रिमिटिव, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत से डेटा टाइप हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑल नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, इसमें नल के आगे एक चीज़ और लिख लेना, नल का यूनिकोड भी होता है /U और 4 बार 0। नल बोलो या ये बोलो एक ही बात है, ठीक है। ऑल नॉन प्रिमिटिव, ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जैसे हम लोग का स्ट्रिंग है, एरे है और ऑब्जेक्ट है, ऐसे बहुत से नॉन प्रिमिटिव, उनको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी क्या? नल। नल और /U 4 बार 0, ये U लिखा है भाई, /U।
कुछ पॉइंट समझ में आया? अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर हम नहीं बना रहे हैं तो कंपाइलर खुद ही बना लेगा और वो वैल्यू क्या देगा, ये वाली वैल्यू देगा। बोलो क्या कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख लो या क्लास भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ कौन? ये हाँ, मतलब नल की ये कोड होता है। एक बार कुछ खास नहीं है, बट एक बार पेपर में ऐसा आ गया तो पता हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई तुम नल लिख दो या ये लिख दो, दो बातें हैं। हाँ, दो कैरेक्टर सेट्स का, ठीक है। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट में आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट हेडिंग लिखो जरा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का फंक्शन है पैरामीटराइज्ड, फंक्शन नहीं, पैरामीटराइज क्या, कंस्ट्रक्टर। वो नॉन पैरामीटराइज था, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब लिखो इसमें एक लाइन, अ कंस्ट्रक्टर that uses the value of parameter, a constructor that uses the value of parameters to initialize the data member, value of parameters to initialize the data members is called parameterized constructor. A constructor that uses the value of parameter to initialize the data member is called parameterized constructor. और लास्ट में इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। अभी अगले टर्न पे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि उसके लिए हम लोग को लूप स्ट्रिंग सब आना चाहिए, बट ऐसे डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्ट, बाकी लूप वूप के बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे कभी, ठीक। तो चलो, तो अभी यहाँ पे जरा लिखो एक एग्जाम्पल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। क्लास का नाम दे दिया हमने पैरा। उसके बाद यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर ए डबल बी, इंटीजर ए डबल बी, ये दो हमारे वेरिएबल हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई नाम बताओ, पैरा, और उसका रिटर्न टाइप बताओ, कुछ नहीं, वेरी गुड। लेकिन इस बार ये कंस्ट्रक्टर का नाम तो पैरा हो गया, बट इस बार पैरामीटराइज्ड है ना, तो इसका मतलब ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा ना। और कितने वेरिएबल इनिशियलाइज करने हमको, दो। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हमको कोई भी नाम के लेने होंगे अदर देन ए बी। हमने a1 ले लिया और इंटीजर क्या ले लिया, b1, ऐसे। अच्छा चलो भाई, डबल जो है डबल था तो ये हम लोग डबल लेंगे, सही कह रहे हैं, डबल b1। इस बार भी हमें a और b को इनिशियलाइज करना है, बट किससे इनिशियलाइज करना है, अपनी तरफ से इनिशियलाइज करना है कि पैरामीटर से? अपनी तरफ से इनिशियलाइज कर रहे थे, डिफ़ॉल्ट बोल रहे थे। जब पैरामीटर से करना है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या, a1, ये देखो a इक्वल टू क्या, a1, और b इक्वल टू b1। यानी वैल्यू जो है वेरिएबल को किसने दी भाई, पैरामीटर वाले वेरिएबल ने दी। जो पैरामीटर में थे a1 और b1, उन्होंने a और b को वैल्यू दी। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, ये है ऐसे। अब बात आई, देखा जाए तो एग्जाम्पल इतना ख़त्म हो गया, बट अगर हम लोग इसका मेन भी समझना चाहें तो मेन में क्या चेंजेस होंगे। वॉइड मेन, ये देखो वॉइड मेन, अब वॉइड मेन के बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट पैरा ओबीजे इक्वल टू न्यू पैरा। ये जरा देखो क्या लगता है, ये चलेगा कि नहीं, नहीं चलेगा। पता है क्यों, ये क्या चीज कॉल हो रही है इतने पार्ट में, बोलो, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज? क्या इसका सिग्नेचर मैच कर रहा है? सिग्नेचर का मतलब होता है जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है वो इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, इसके पास दो वैल्यू है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, किसके लिए, इस a और a1 और b1 के लिए हमें
कोई वैल्यू भेजनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू भेज दो, ये तुम्हारी मर्जी है। ये अब इससे क्या होगा, 3 किस में कॉपी हुआ होगा जाके बताओ, A1 में, और 3.5 किस में कॉपी हुआ, B1 में, और यहाँ पे A और B को वैल्यू मिल गई। क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ पे SOPLN में A और B को प्रिंट कर दें मान लो, तो बता दो आउटपुट क्या आना चाहिए। हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये बस यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। बाकी अभी इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है।